नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल्लू रंगीला गंगू बिलाग। तो दोस्तों, आज हम देखिए पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हम पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम मूल अधिकार को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल अधिकार क्या है। तो आप लोगों को याद यह रखना है कि जो मूल अधिकार हैं यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहाँ से लिए गए हैं? तो यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और यह इस प्रकार से लिए गए हैं कि किसी भी नागरिक का किसी भी सरकार, विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा उसका शोषण ना किया जा सके। इस प्रकार से इन मूल अधिकारों का विकास किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये मूल अधिकार होते क्या हैं? तो ये मूल अधिकार जो व्यक्ति को संविधान देता है, यानी कि अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान जिसको देने का प्रयास करता, वही होते हैं मूल अधिकार। तो देखिए दोस्तों, मूल अधिकार तो अब हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो मूल अधिकार हैं ये जो है एक प्रवर्तनीय है। और देखिए, अगर मूल अधिकार में अगर कोई भी कार्य करना है सरकार को तो सबसे पहले मूल अधिकारों में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में संशोधन के द्वारा ही मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो मूल अधिकार में संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या, तो मूल अधिकार में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। और आप लोगों को बात यह याद रखना है कि यह अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, यह आप लोगों को याद रखना है। और अब देखिए, जो ये 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है यह किस प्रकार से है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत को मूल अधिकारों की क्यों आवश्यकता थी। तो देखिए, भारत को मूल अधिकारों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि जो भारत है एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। और लोकतंत्र में जो है ये संविधान के 3 पार्ट बनाए गए हैं। संविधान के 3 पार्ट बनाए गए हैं। इसमें देखिए, जो राज्य है वह उस पे जो है केंद्र है, सबसे ऊपर केंद्र है, उसके नीचे राज्य है और राज्य के नीचे अन्य। तो देखिए, इसमें 3 राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले विधायिका और फिर कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। तो देखिए, जो राज्य होता है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए, विधायिका के अंतर्गत 2 सदन आते हैं जिन्हें हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। जो विधायिका है इसके अंतर्गत 2 सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो कार्यपालिका है इसमें जितने भी अधिकारी आते हैं वे, यानी कि जिसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और न्यायपालिका जो जिसका पूरा संविधान में उल्लेख न्यायपालिका का यानी सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। तो आज हम इस पे नहीं चर्चा करेंगे, हम सिर्फ मूल अधिकार पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, मूल अधिकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार इन सब के शोषण से बचाने के लिए मूल अधिकार संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त किए जाते हैं, वे 12 से 35 तक। तो इस प्रकार से भारत में मूल अधिकार, ताकि ये जो एक के ऊपर एक भारी हैं, इनसे हर एक व्यक्ति जो है उसका शोषण ना किया जा सके, वह अधिकार संविधान प्राप्त करता है। यह कहाँ से लिए गए हैं? तो यह संविधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं।
तो दोस्तों अब हम जान गए हैं कि भारत में मूल अधिकारों की क्यों आवश्यकता थी, और अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो मूल अधिकार हैं ये जो है प्रवर्तनीय है। अगर इनमें संशोधन करना है तभी इनको बदला जा सकता है। और देखिए मूल अधिकार कहाँ से, तो अनुच्छेद 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो देखिए अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 12 में लिखा गया है राज्य की परिभाषा। तो क्या राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा जो है यह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत लिखा गया है। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के फैक्ट दिए गए हैं कि किस प्रकार से राज्य शासन करेगा। और देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा यानी कि राज्य के लिए कौन कौन से आवश्यक वस्तुएं हैं। प्रत्येक राज्य के लिए 4 चीजें आवश्यक होती हैं। तो कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, तो प्रत्येक राज्य के लिए सबसे पहले जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूमि। तो देखिए सबसे पहले भूमि। सबसे पहले प्रत्येक राज्य के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, फिर जनसंख्या, और फिर सरकार, फिर संप्रभुता। तो देखिए दोस्तों, ये 4 चीजें जो होती हैं यह राज्य के लिए आवश्यक होती हैं। तो कौन कौन सी, भूमि हो गई, जनसंख्या हो गया, सरकार हो गया और संप्रभुता। देखो कोई वीडियो आ रहा। तो दोस्तों जनसंख्या भी अगर नहीं होगी तो राज्य की परिभाषा नहीं दी जा सकती है। अगर सरकार भी नहीं होगी तो भी राज्य की परिभाषा नहीं दी जा सकती। अगर संप्रभुता भी नहीं होगी तो एक राज्य नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई राज्य यानी कोई देश यानी राज्यों से मिलकर बना संघ वही तो भारत है। लेकिन एक राज्य के लिए कौन कौन से आवश्यक चीजें होती हैं, तो भूमि। तो सबसे पहले भूमि आवश्यक होती है, फिर जनसंख्या। तो क्या, तो जनसंख्या, और फिर सरकार और संप्रभुता। तो भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये चीजें जो है यह एक राज्य के लिए आवश्यक होती हैं। अब देखिए दोस्तों, भूमि, माना कि किसी के पास भूमि तो है, ग्रीनलैंड मान लीजिए, वहाँ जनसंख्या नहीं है, सरकार नहीं है, भूमि है। तो देखिए अगर माना कि 3 हैं, एक चीज नहीं, तो क्या राज्य की परिभाषा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। तो जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये 3 चीजें होनी, यानी 4 चीजें में से अगर कोई एक भी चीज कम है तो राज्य की परिभाषा संकल्पित नहीं की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, अगर जनसंख्या नहीं है, भूमि भी है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है, उसमें रहने वाले जनसंख्या, तो आप किस पे शासन करेंगे? और देखिए सरकार, अगर सरकार नहीं होगी तो किस प्रकार से शासन किया जाएगा? अगर सरकार नहीं होगी तो किस प्रकार से शासन किया जाएगा? तो कौन शासन करेगा? तो इसमें जो संविधान यानी ये संविधान के अनुसार ही सरकार कार्य करती है। और अगर सरकार भी अगर संप्रभुता नहीं, अगर उसके निर्णय किसी और के द्वारा लिए जाते हैं तो वह संप्रभुता नहीं मानी जाएगी दोस्तों। तो चलिए अब हम अनुच्छेद 12 ये हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 में जो है, अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 12 हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद 13 हमने पढ़ लिया।
अब हम अनुच्छेद 14 पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, समता का अधिकार। तो सब सर्वप्रथम हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि समता का अधिकार। तो समता का अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। जिस समता का मतलब होता है देश के जितने भी नागरिक हैं वे सभी समान हैं, किसी भी प्रकार से उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी समता यानी कि समानता। तो देखिए दोस्तों, समता का अधिकार क्या है। तो अनुच्छेद 14 जो है यह विधि के समक्ष समता यानी कि कानून जो है उसके जो न्यायालय है उसमें जो है सब समान होंगे, किसी भी प्रकार से कोई भी दुराव, कोई गरीब अमीर, ऊंच नीच, किसी भी आधार पर कानून के समान कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 14 जो कहता है विधि के समक्ष समता। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर प्रतिषेध यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किस मूल वंश के हैं, आप किस जाति के हैं, आप किस लिंग यानी कि किस लिंग के हैं, पुरुष महिला, तो इस प्रकार से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह मूल अधिकार जो हैं यह प्रावधान करते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, यह है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अब देखिए अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 जो है यह कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। तो देखिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता यानी कि लोक नियोजन के कार्य जहाँ भी किए जाएंगे वहाँ सभी को अवसर जो है यह मूल अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। तो मूल अधिकार के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, और बंद करो अपन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता प्रदान की जाएगी। अब देखिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। तो देखिए अनुच्छेद 17 जो है यह कहता है अस्पृश्यता का अंत। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत क्या होता है, यानी कि किसी भी आधार पर अस्पृश्य कहीं भी शोषण नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 17 भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कहा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। राजा, धीराज, महाराज, इस प्रकार की जो उपाधियां हैं वह आप अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते हैं। यह किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 18 जो है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उपाधियों का अंत जो है संविधान उपाधियों का अंत करता है। अब देखिए अनुच्छेद 14 से 18 तक उपाधियों का अंत है। अब देखिए 18 से यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है यह स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो भारत देश के हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है इसका प्रावधान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो वे कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता है पहली स्वतंत्रता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहीं भी किसी भी जगह पे आप अपनी बात रख सकते हैं तथा अभिव्यक्ति, किसी व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनमें से एक है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
समान अवसर पाने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी वाणिज्य व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार से जो है यह 6 स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इनका प्रावधान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 20 में जो है यह दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर आप दोषी नहीं हैं तो आपको न्यायालय में दोष सिद्ध, यानी कि अपने दोष को सिद्ध करने, अपने नादोष को सिद्ध करने के लिए एक वकील आपको सरकार प्रोवाइड करेगी। यानी कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि सभी को जीने और सांस लेने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अनुसार इसमें कहा गया है। और देखिए अनुच्छेद 21 का क्या कहता है। तो अनुच्छेद 21 का कहता है प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो कक्षा 5 तक होती है तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा और उनको इतनी शिक्षा पाने का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को यह अधिकार अनुच्छेद 21 का के द्वारा संविधान प्रदान करता है। अब देखिए अनुच्छेद 22, कुछ गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, यानी कि अगर आपको कोई भी पुलिस गिरफ्तार करने आती तो कहते हैं वारंट दिखाइए। उसी प्रकार से यह अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ इस प्रकार से गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि आप अपना यह पूछ सकते हैं कि हमें किस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद 22 तो ये कहता है। अब देखिए इस प्रकार से हमने ये जो स्वतंत्रता के अधिकार थे ये भी पढ़ लिए और समता का अधिकार भी पढ़ लिया और मूल अधिकार भी हमने पढ़ लिए हैं। अब देखिए दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार किस प्रकार से हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 है उसमें मानव के दुर्व्यापार यानी कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संरक्षण, अनुच्छेद 23। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संरक्षण, यानी कि किसी प्रकार से मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 कारखाना में बच्चों का संरक्षण, यानी कि अगर 14 वर्ष से कम आयु के कोई भी बच्चे हैं तो उन्हें यानी कि कारखाने में काम में नहीं लाया जा सकता है। यह बच्चों को अधिकार अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 23 और 24 हैं यह भारतीय संविधान जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अब देखिए धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है व्यक्ति को अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसके पास अधिकार है कि वह व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और पूजा यानी कि जो एक्टिविटी होती हैं उनको करने का अधिकार अनुच्छेद 25 प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 26 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 कहता है, यानी कि कहीं भी उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद 26 जो है अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है कर लगाने का निषेध, यानी कि अगर कर यानी कि किसी भी धर्म को ऊपर ले जाने के लिए आप लोगों से
कर नहीं वसूल सकते हैं, यानी कि कर न लेने की स्वतंत्रता, यानी कि कर आपको देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है धर्म के लिए अनुच्छेद 27 जो है इसका प्रावधान करता है। तो देखिए और देखिए शुल्क का नहीं, यहाँ सिर्फ कर देने का निषेध है लेकिन शुल्क का नहीं। आप अपने ट्रस्ट को चलाने के लिए शुल्क का प्रावधान जो है वह कर सकते हैं। हम देखिए अनुच्छेद 28 क्या कहता है। जो राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं हैं जिनको मुख्य रूप से राज्य जो है पैसा देकर चलाता है, वह उस किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने अनुच्छेद 28 तक पढ़ लिया है। अब हम 29, 30 और 31 जो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है, वह 301 में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे अगले संविधान संशोधन पार्ट 2 में। आज हमने पार्ट 1 मूल अधिकार का पढ़ लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।